हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन सिंह आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कोर्स के साथ एक बार फिर जुड़ गया हूँ। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंक्रीट पढ़ेंगे। कंक्रीट इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और आज हम उसको एक ओवरव्यू देखेंगे। वो एक्चुअली में शुरुआत, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी एक फाउंडेशन सेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप पूछोगे किसी से कि विच इज़ द मोस्टली यूज्ड मटेरियल इन दिस होल वर्ल्ड, तो जवाब मिलेगा, कोई कहेगा स्टील, कोई कहेगा ब्रिक्स और ना जाने क्या क्या, प्लास्टिक्स इवन। लेकिन आप जानते हो कि कंक्रीट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। इसी से ही इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि ये इतना ज़्यादा वाइडली यूज्ड मटेरियल है कि इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी वर्किंग, ये कैसे बनता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आइए इसको जानते हैं। कंक्रीट का कॉम्पोजिशन, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बात की थी तो तब कहा था कि कंक्रीट और सीमेंट में अंतर होता है। आज हम इसी अंतर को पढ़ेंगे। सीमेंट कंक्रीट का एक पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला सीमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंक्रीट। सिमिलरली वाटर, सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स में फाइन एज वेल एज कोर्स। आप सोच रहे होंगे फाइन एग्रीगेट्स क्या होते हैं। फाइन एग्रीगेट्स में आते हैं सैंड, और जो फाइन सैंड, मिट्टी, इस टाइप के जो एग्रीगेट्स होते हैं। और कोर्स में आते हैं थोड़े बड़े, जिसे आप पत्थर कह सकते हो, लाइक ग्रेवल। सो दीज आर कंसिडर्ड इन कोर्स। बेसिकली इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होती है कि इस डायमीटर से अगर कम है 4.75 mm, 5 कंसिडर कर लेते हैं, इससे अगर कम है डायमीटर तो जो एग्रीगेट है उसको फाइन कंसिडर किया जाएगा। जब हम इन एक एक कंपोनेंट को डीप में पढ़ेंगे तब ये डेफिनेशंस भी आएंगी, तो हम और अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए आप मान सकते हो जो फाइन है, आपको दिख रहा है सैंड इज फाइन, तो इसे फाइन एग्रीगेट, एंड कोर्स इज ग्रेवल, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दैट इज कोर्स एग्रीगेट। एंड देयर आर सम अदर मटेरियल्स टू जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। टू रिमेंबर दैट ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स सर्व अ पर्पस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ये लाइन, अगर हमें आगे कोर्स को अच्छे से समझना है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब क्या, क्यों इस लाइन का एक प्रॉपर एग्जांपल। आप देख रहे हो यहाँ पे सीमेंट, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, बहुत कॉस्टली होता है। अगर आपको कंक्रीट बनाना है तो इन सब में, सीमेंट में, वाटर में, एग्रीगेट में, जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है दैट इज़ सीमेंट। तो अगर कोई कहे कि केवल सीमेंट और वाटर का यूज़ कर क्या आप मेरे कंक्रीट बना दोगे, ऑब्वियसली ज़्यादातर थिंकिंग यही होती है दैट एवरी कॉस्टली मटेरियल इज़ बेटर देन अदर्स। तो क्या सीमेंट और वाटर से बना हुआ कंक्रीट बहुत अच्छा कंक्रीट होगा? जवाब है ना जी, नहीं। एग्रीगेट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंक्रीट, सो इज़ वाटर एंड सो इज़ सीमेंट। हर एक कंपोनेंट की अपनी इम्पॉर्टेंस है, आप इनमें से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हार्ड पार्ट होता है कंक्रीट का, जिसमें स्ट्रेंथ लाई करती है, दैट आर एग्रीगेट्स। एंड व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट इज़ अ ग्लू। आप इसका अगर इंग्लिश डिक्शनरी में मतलब देखोगे तो आप पाओगे कि इट इज़ अ ग्लू। तो ये आप अच्छे से अभी समझ लीजिए। ओके, पैचिंग। अभी हमने देखा कि जो कंक्रीट होता है वो इन सीमेंट भी होता है, उसमें वाटर भी होता है, एग्रीगेट भी होता है, लेकिन कितना होता है, दिस इज द क्वेश्चन। कितना सीमेंट, कितना वाटर, कितना एग्रीगेट हम मिक्स करें ताकि एक अच्छा कंक्रीट बने, और इसी को ही बैचिंग कहते हैं। दैट इज प्रपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड बैचिंग। बैचिंग दो तरह की होती है, नंबर 1 वॉल्यूमेट्रिक, नंबर 2 ग्रेविमेट्रिक। इन दोनों में अगर आप वॉल्यूम के बेसिस पे बैचिंग कर रहे हो, कि मान लीजिए एक ऐसे कंटेनर है और ये सारे के सारे कंटेनर 1 लीटर के हैं, एज्यूम कर लीजिए, और आप कहते हो कि ये मैं अभी ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे है वाटर और यहाँ पे है सीमेंट और से यहाँ पे है एग्रीगेट। अगर आप केवल वॉल्यूम के बेसिस पे ऐसे बैचिंग करो, उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। और ग्रेविमेट्रिक बैचिंग अगर आप वेट के बेसिस पे करो।
यानी कि वाटर से 1 kg, सीमेंट से 1 kg और एग्रीगेट से अगेन 1 kg। तो अगर आप वेट के बेसिस पे करोगे देन इट इज़ ग्रेविमेट्रिक, एंड वॉल्यूम के बेसिस पे करोगे देन इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर इंजीनियरिंग सर्विसेज और अलग अलग एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन इंटरव्यूज में, दैट विच ऑफ द बैचिंग इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। तो इसका जवाब है ग्रेविमेट्रिक। ये कॉमन सेंस से आप इसका जवाब बता सकते हो। क्यों ग्रेविमेट्रिक? आप ही बताइए। जैसे हम सैंड की बात करते हैं, ठीक है, और आपने कहा कि भाई 1 लीटर सैंड है ये, ओके। अब से मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, ये लूज थी और अब लूज, और मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देता हूँ। तो कॉम्पैक्ट करने के बाद ये ऐसी हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो गई? 0.5 लीटर। लेकिन जो कंपोनेंट है वो तो उतना ही रहा, जो वेट है वो उतना ही रहा, लेकिन वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ डेंसिटी। तो वॉल्यूम एक बहुत एब्सर्ड सा पैरामीटर है, बहुत एम्बिग्विटी है इसके साथ में, जबकि जो हमारा वेट है दैट इज़ अ प्रॉपर मेजरमेंट। इसलिए हमेशा ग्रेविमेट्रिक बैचिंग को आप प्रिफर करोगे वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग की जब भी काम करोगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। दिस इज प्रोड्यूस कॉन्क्रीट, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेस, जहाँ पे हमें इसे भेजना है। प्रोड्यूस कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? आपने बैचिंग कर ली, तैयार हो गया कॉन्क्रीट। नाउ यू हैव टू गो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर? जगह तक। थ्रू आउट योर लाइफ एज अ सिविल इंजीनियर, जब भी आप कॉन्क्रीट को तैयार करोगे, ऑलवेज मेक श्योर टू ट्रांसपोर्ट इट टू द क्लोजेस्ट टू द प्लेस पॉसिबल। से यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपको कॉन्क्रीट को प्लेस करना है, ठीक है, कॉन्क्रीट को प्लेस करना है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्रोडक्शन साइट है, ये कंक्रीट जहाँ पे बना है, दिस इज़ दैट साइट। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लाए, दूसरी कंडीशन है यहाँ लाए, और तीसरी कंडीशन है यहाँ लाए, और चौथी कंडीशन है यहाँ लाए। तो आपको हमेशा कंक्रीट को उस जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है जहाँ पर आपको फाइनली उसे प्लेस करना है। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके और जब यहाँ से यहाँ तक कैरी करवाओगे किसी तरीके से, दैट इज़ नॉट अ प्रेफरेबल प्रैक्टिस। इसको आपको हमेशा अवॉइड करना है थ्रू आउट योर लाइफ एज अ सिविल इंजीनियर। ऑलवेज मेक दिस श्योर। गॉट इट? इसका रीज़न भी है। ये रीज़न हम तब समझेंगे जब हम सीमेंट की हाइड्रेशन को समझेंगे। तब हम समझेंगे कि इनिशियली जो बॉन्ड्स होते हैं, जब सीमेंट हाइड्रेट होता है, जब हम उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे, इससे आपने यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर दिया एंड देन यहाँ से आप किसी और मैकेनिज्म के थ्रू इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, से वर्कर्स लेके जा रहे हैं और कोई और मैकेनिज्म है या पंप का यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो हाइड्रेशन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट इज़ द रीज़न हमें हमेशा जो इसको ट्रांसपोर्ट करना है वो हमेशा जहाँ पे इसे प्लेस करने वाले हैं उसके बिल्कुल पास में करना है। अब आते हैं मेरिट्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड डीमेरिट्स ऑफ कॉन्क्रीट। स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो फोटो आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं ये उसका एक एग्जाम्पल है कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है। देखो कितने ज़्यादा ये कट्टे रखे हुए हैं, फिर ये 4-5 बल्कि इससे भी ज़्यादा आदमी इसके ऊपर बैठे हुए हैं और इस आदमी को इतना ट्रस्ट है कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे कि ये अपनी लाइफ तक इस पे कुर्बान करने को तैयार है। बिल्कुल इतना ही ट्रस्ट आपको भी कंक्रीट पे होना चाहिए, तभी आप क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए इससे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है। तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है यानी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेबल है। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंतर पिछले लेक्चर में, तो यू कैन स्विच टू दैट लेक्चर इफ़ यू डोंट, अगर आप नए आए हैं। ईजी टू प्रोड्यूस, आप इसे कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपने देखा होगा लोग इसे सड़क किनारे, जो मजदूर होते हैं वो इसे सड़क किनारे प्रोड्यूस करते हैं, और कई बार जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, वो इसको मशीन से भी प्रोड्यूस करती हैं। इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस। आप इसे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हो और ईजिली एक आदमी वो रोलर सा चलाकर इसे प्रोड्यूस कर सकता है। इकोनॉमिकली एफिशिएंट, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा नीड्स को ये फुलफ़िल करता है
वो भी इतने कम अमाउंट में, दैट इज़ मैग्निफिसेंट। सोच के देखिए, इसमें सीमेंट है जो कॉस्टली पार्ट है, पानी फ्री में मिलता है, सैंड और इन सब की भी कॉस्ट होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना दे। इसीलिए हर एक आदमी आज घर में रह सकता है, मिडिल क्लास आदमी भी, नॉट हर एक आदमी बट काफ़ी लोग आज घरों में रह पा रहे हैं, वो भी पक्के घरों में। रीज़न इज़ इसका इकोनॉमिकली एफिशिएंट होना, एंड कैन टेक एनी फॉर्म बिकॉज ऑफ विस्कस फॉर्म। अब ये इसका जीता जागता उदाहरण है लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल को हमने एक लोटस की फॉर्म दे दी, बिकॉज कंक्रीट विस्कस फॉर्म में जब होता है तब उसे कोई भी फॉर्म दी जा सकती है। जब वो लिक्विड होता है, जब उसे इनिशियली मिक्स किया होता है, तब आप उसे जो मर्जी चाहें वो फॉर्म दे सकते हैं। दैट इज़ वाई इट कैन टेक एनी फॉर्म बिकॉज ऑफ इट्स विस्कस नेचर। डीमेरिट्स ऑफ कॉन्क्रीट भी समझते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि कोई भी कॉन्क्रीट का सैंपल है वो हमेशा टेंसाइल फोर्सेस के अंडर ब्रेक करेगा और कभी भी कंप्रेसिव फोर्सेस के अंडर नहीं। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। ब्रिटल फेलियर, ये डक्टाइल कम होता है। डक्टिलिटी क्या होती है, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और से ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर जब ये परमानेंटली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया, अब इसके लिए वापस आना, नॉन इलास्टिक नेचर शुरू हो गया। अब अगर हम फोर्स हटा भी देंगे तो वापस उसी फॉर्म में आना इसका इम्पॉसिबल है। उसके बाद ये जितना ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, स्ट्रेस को झेलता रहेगा, स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी नहीं टूटेगा, ये उतना ज़्यादा डक्टाइल है। दिस इज़ अ मेजर ऑफ डक्टिलिटी। ये ज़्यादा डक्टाइल नहीं होता, और डक्टिलिटी का अपोजिट होता है ब्रिटल। तो यानी कि इसका जो फेलियर होता है दैट इज़ ब्रिटल फेलियर। और थर्ड जो इसका डीमेरिट है, नीड रीइंफोर्समेंट। जब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, आपने भी देखा होगा सरिया यूज़ होते हैं, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। तो हमेशा जब भी कंक्रीट यूज़ होता है वी ऑलवेज नीड रीइंफोर्समेंट, बिकॉज ये टेंसाइल लोड नहीं झेल पाता, मेटल टेंसाइल लोड झेल पाते हैं। सो व्हाट वी यूज इज वी यूज दीज मेटल्स टू ओवरकम इट्स लो टेंसाइल स्ट्रेंथ बिहेवियर. Thank you for watching this lecture. All the best for your future endeavors. All the best from 9 Pointer.